देश में कोई किसी को नहीं जानता, सिर्फ मोदी जी को जानता है। मेजर शैतान सिंह का जो पूरा का पूरा स्मारक है सीमा पर, उसे चीन ने तोड़ दिया, हमारे किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। और रेड माइनर का घर तोड़ दिया है तो कुछ मीडिया वालों ने दिखाया है, लेकिन ना कोई देश का आदमी उस रेड माइनर का नाम जानता है, ना मेजर शैतान सिंह का जानता है, अब्दुल हमीद का जानता है। इस देश में अब किसी का नाम नहीं है, सिर्फ एक आदमी की फ़ोटो है। पेशाब करने जाओगे तो मोदी जी की फ़ोटो, पेट्रोल भरवाने जाओगे तो मोदी जी की फ़ोटो, आप आटा खरीदने जाओगे तो मोदी जी की फ़ोटो, आप जो है पोस्ट ऑफिस जाओगे तो मोदी जी की फ़ोटो, सड़क पे निकलोगे तो मोदी जी की फ़ोटो। तो मुझे लगता है कि मोदी की शक्ल देखते ही आदमी का दिमाग बंधा जाता है कि हे भगवान, ये आदमी कब पीछा छोड़ेगा। वो सच जानते हैं जो सरकार नहीं बताती, वो ये है कि जो अमेरिका है उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय से 30 गुना ज़्यादा है। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी। आज बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर। हमारे पास ये एक चार्ट है, गौर से देखिए इसको, स्क्रीन पर भी आपको फुल नज़र आ रहा होगा। इसमें है कि टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन 2024 यानी कि 2024 में। और हम यहाँ पर सर 5वें नंबर पर आए। देखिए कितनी खुशी की बात है जी। 5वें नंबर पर देश ने तरक्की कर ली है। G20 भी देश में हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मोदी जी ने हाल फिलहाल की है। 90 करोड़ लोगों को राशन और मोदी जी की गारंटी चारों तरफ छा गई है। बिल्कुल। आज आप क्या कहेंगे इस बारे में, इतनी बड़ी तरक्की उपलब्धि हमारे पास मौजूद है? देखिए, अगर मैं अनपढ़ हूँ तो मैं आपकी वाली बात कहूँगा, और अगर मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूँगा तो इसके पीछे की सबसे बड़ी सच्चाई बताऊँगा। अब एक हमारे यहाँ एक जो गणित पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं औसत, अच्छा, एवरेज जी। तो एक बड़े प्रसिद्ध जो है गणित के प्राध्यापक थे, तो उनके गांव में बाढ़ आ गई। और बाढ़ आ गई तो उन्होंने पहले नापा कि भाई हमारे यहाँ बाढ़ में पानी कितना आया। तो उन्हें पता चला कि बाढ़ में 4 फीट पानी आया है। तो उन्होंने, गणितज्ञ थे, हिसाब लगाया और हिसाब ये लगाया कि मेरी जो हाइट है वो है 6 फीट जी, और मेरी बीवी की है 5 फीट, और जो मेरा बेटा है उसकी है 4 फीट, और छोटी बेटी है उसकी है 3 फीट। तो उन्होंने कहा गणित के हिसाब से 6 + 5 11 + 4 15 + 3 18 बटा 4। तो बोले 4.5 हमारी औसत जो है हाइट है, तो हम इस नदी में 4 फीट में पैर करके जा सकते हैं। और उन्होंने अपनी बीवी को कहा चल, दोनों ने पार करना शुरू किया, बच्चे उनके साथ थे। और जब वो दूसरे किनारे पे पहुँचे तो औसत में क्या हुआ कि वो 4.5 फीट थे, लेकिन वास्तव में जब वो दूसरे किनारे पे पहुँचे तो उनका बेटा और बेटी जो 4 फीट और 3 फीट के थे वो पानी में बह गए। तो आपकी जो बात है वो औसतन बड़ी अच्छी है, लेकिन जो असलियत में वो ऐसी ही है कि प्रोफेसर साहब का जो बेटा और बेटी जिस तरह से गायब हो गए, उसी तरह हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें गरीब आदमी गायब हो गए। अब इस आंकड़े को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलता है कि जो अमेरिका है उसकी जो जीडीपी है वो हमारी जीडीपी से 7 गुना ज़्यादा है। और चीन की जो जीडीपी है वो हमसे 4.5 गुना ज़्यादा है जी। हमसे थोड़ी सी ज़्यादा जो है जर्मनी की, जापान की है, और हमसे जो थोड़ी कम है वो यूके की है, फ्रांस की है, इटली की है, ब्राज़ील की है, और कनाडा की जीडीपी तो हमसे आधी है। लेकिन ये आधी जीडीपी में क्या है कि वहाँ के, इसका मतलब ये हो गया कि कनाडा के लोग और हिंदुस्तान के लोग जो है, हिंदुस्तान के लोगों का जो आर्थिक स्तर है, खान पान, रहने सहने का तरीका, वो तो कनाडा से दुगना अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन वो सच में दुगना नहीं है अच्छा। लोग जो है पंजाब से एक ही सपना लेकर पैदा होते हैं, एक ही सपना लेकर जीते हैं कि हम किस तरह से जो है कनाडा चले जाएं, और पूरा पंजाब जो है उसके नौजवान जो है कनाडा में बस गए। वो सच जानते हैं जो सरकार नहीं बताती, वो ये है कि जो अमेरिका है उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय से 30 गुना ज़्यादा है। अगर हिंदुस्तान के लोगों की औसत हम आमदनी कहते हैं 1.5 लाख है,
तो आप समझिए कि जो अमेरिका है वहाँ के लोगों की औसत आमदनी 45 लाख, हमसे 30 गुना ज़्यादा है। और जिस कनाडा का जिक्र मैं कर रहा हूँ, जिसकी जो जीडीपी हमसे आधी है, तो उसमें अगर देखेंगे तो वो भी हमारे लोगों से 20 गुना ज़्यादा है। यानी पंजाब का एक आदमी जाता है और वो 1 साल अगर कनाडा में रहता है तो हिंदुस्तान का आदमी 20 साल में जितना कमाता है उतना वो 1 साल में कमा लेता है। तो ये पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास का आईना होती है। मोदी सरकार बराबर कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई है, और बताते हैं कि हम जो है ऐसी अर्थव्यवस्था हो गए हैं जो मोदी जी कहते हैं कि अगले साल जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हम जो है अमेरिका और जापान के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि सच्चाई में हम लोग गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के 3% जो उच्च लोग हैं, जिसमें अभी आपने आप सुना होगा कि अंबानी है, अंबानी का एक बेटा है, उसकी शादी होनी है, प्री वेडिंग जो है उसकी अरेंजमेंट चल रहे हैं। जी जी जी। ईशा उसकी अंबानी की हाँ, पहली मैंने बेटी देखा तमाम मीडिया चैनल उसके इंटरव्यू ले रहे हैं हाथियों के साथ घूमते लेकिन उसमें हुए। देखो ना, उसमें उसने कहा कि मैं 1 लाख लोगों को खाना खिलाऊंगा और जामनगर में खिलाऊंगा। जी जी। जामनगर में क्या है कि सबसे बड़ी रिफाइनरी अंबानी की, वहाँ पर वो कहते हैं कि जो स्थानीय जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा, इतने ग्राहक, इतने यानी उसमें जो गेस्ट हैं वो आएंगे। लेकिन अडानी, अंबानी और उन जैसे अगर 53 लोगों को जोड़ लिया जाए तो उनके पास हिंदुस्तान की पूरी पूंजी का 48% है। 48% पैसा उनके पास है। इसका मतलब इन लोगों को निकाल दिया जाए तो 144 करोड़ लोग जो है, बाकी शेष 50% हमारी जो आर्थिक ताकत है उस पर निर्भर है। और जो अंत के जिन लोगों को हम कहते हैं 2/3 लोग, मोदी जी जिनके बारे में कहते हैं कि हम इनको 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो इन्हें चावल देंगे, हम इनको 1 किलो अनाज देंगे या चने की दाल देंगे, उन लोगों की हालत आप समझ लीजिए वो बिलो पॉवर्टी लेन है, वो गरीबी लेकिन की बाहर रेखा से बोर्ड लगा नीचे हुआ है आपके ऑफिस के से चंद किलोमीटर दूर ही, मतलब चंद मीटर ही दूरी है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया मोदी जी। 25 करोड़ लोगों को मोदी जी ने गरीबी की रेखा से निकाल दिया। अब सवाल यह है कि पहले गरीबी की रेखा तो तय हो जाए, क्या है गरीब की रेखा का? आपको याद होगा मनमोहन सिंह के टाइम में ये आया था, जो व्यक्ति प्रतिदिन 29 रुपये से कम कमाता है वो गरीबी की रेखा के ऊपर माना जाएगा, गरीबी की रेखा से नीचे माना जाएगा। आज के दिन जो है, जिस तरह से मनमोहन सिंह के समय देश का जो बजट था, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जी जी। देश का बजट 12 लाख करोड़ का था, और आज मोदी जी के राज में बजट कितना हो गया? बजट हो गया है आज के दिन हमारा 48 लाख करोड़ रुपए का। 4 गुना टैक्स बढ़ गया है जी। 4 गुना सरकार जनता से ज़्यादा टैक्स लेती है। तो जो 29 रुपये जिसकी इनकम थी, अगर उसे 4 से गुणा कर दे तो कितनी हो गई? 116 रुपये। 116 रुपये जिस आदमी की आमदनी नहीं है आज के दिन प्रतिदिन, तो वो जो है गरीबी की रेखा पर है, गरीबी रेखा से नीचे है। अब मोदी जी जो तमाशा करते हैं वो ये जो बताते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लिया है, वो लोग हैं जिनकी आमदनी 29 रुपये से ज़्यादा है। यानी कि मनमोहन सिंह के टाइम में जिस व्यक्ति की आमदनी 29 रुपये थी, उसकी आमदनी जो है 120 रुपये नहीं हुई। लेकिन जिस व्यक्ति की आमदनी मनमोहन सिंह के टाइम में 7.5 रुपये थी, उसकी आमदनी जो है 29 रुपये हो गई है। तो मोदी सरकार कहती है 29 रुपये पर यह आदमी आ गया है तो इसको हमने गरीबी की रेखा से ऊपर मान लिया। यानी पैमाने पुराने हैं। पुराने पैमानों में आप जो है नई अगर इस तरह की बात करेंगे तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप आपके पिताजी मान लो पुराना लैम्ब्रेटा चलाते थे जी जी। और आप जो है आजकल जो मोटरसाइकिल नहीं चलाते हैं, तो झगड़ा किस बात का है कि पुरानी मोटरसाइकिल जो थी वो 10 की 11 की प्रति लीटर एवरेज देती थी। आज की मोटरसाइकिल जो है वो 80, 75, 85 ऐसे देती है। तो आप ये कहें कि देखो हमने तो कितनी तरक्की कर ली है, हम जो है इतने ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं कि मेरे पिताजी तो 1 लीटर में 10 किलोमीटर चल पाते थे, मैं इतना चतुर हो गया हूँ कि मैं जो है 93 किलोमीटर चल देता हूँ। तो आपने कोई अपनी करामात नहीं दिखाई है, ये वक्त की करामात है, जो विज्ञान की करामात है,
जिससे हिंदुस्तान अपने रास्ते से भटक गया। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम पहले से ज़्यादा दरिद्र हो गए वैचारिक रूप से, हमारा दिमाग कम काम करता है। हमारा दिमाग, जैसे अभी मैंने बताया, प्रोफेसर साहब थे, वो बड़े कर्मकांडी थे, भगवान के मंदिर जाते थे, राम जी की पूरी पूजा करते थे, लेकिन वो कहते थे कि हिसाब किताब बराबर क्यों और मेरा कुनबा डूबा क्यों। तो कुनबा डूब रहा है, देश डूब रहा है, देश के गरीब लोग डूब रहे हैं, देश के लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तभी तो सरकार कह रही है, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि 144 करोड़ लोगों को हम जो है 25 रुपये के दाम पर भारत आटा देंगे, 29.5 रुपये के दाम पर उनको जो है हम भारत चावल देंगे, हम जो है 50 रुपये के दाम पर जो है दाल देंगे चने की खाने के लिए। और क्यों देंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी आदमी में 144 करोड़ लोगों में चंद एक जो पूंजीपति जिनकी संख्या मैंने बताई 68, उन लोगों को छोड़कर हर आदमी चाहता है कि उसकी जो है थोड़ी भी बचत अगर हो जाती है तो वो कहेगा कि इससे मैं कोई फ़ायदा उठा लूँ। तो ये आंधी के आम है, गिरेंगे तो सबको सस्ते मिलेंगे, लेकिन दरअसल जो है इससे पूरी जो उपज है वो ख़त्म हो जाएगी। अब एक दूसरा आंकड़ा है, दूसरा आंकड़ा बड़ा अजीब है। वो बताता है कि 166 देशों में भारत जो है विकास के क्रम में 112 नंबर पर है। अच्छा, 166 देशों में हम जो है, तो ये आंकड़ा तो झूठा भी हो सकता है ना सर? ये आंकड़ा कैसे झूठा हो सकता है? ये आंकड़ा जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, और इस आंकड़े में बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसमें अपने आंकड़े इकट्ठे किए। और जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मोदी जी ने 10 साल में गाली दी, 2004 से लेकर 2014 तक और उसके बाद अभी तक, जिसको वो कहते थे कि मनमोहन सिंह जो है गूंगा सिंह है, मनमोहन सिंह की जगह कहते थे मोहन सिंह। और जब वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलने गए मनमोहन सिंह, तो उन्होंने कहा हमारा प्रधानमंत्री देहाती औरत की तरह है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जो है जो बरसात होती है तो बरसात में जो एक वो पहन लेते हैं रेन कोट, तो उन्होंने कहा वो रेन कोट पहनकर जो है नहाते हैं ताकि उन पर कोई आरोप ना लगे। उस मनमोहन सिंह के बारे में आज ही पाकिस्तान के जो एक सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं अब्बास, उन्होंने कहा है कि वहाँ के नए प्रधानमंत्री को दिल्ली जाकर मनमोहन सिंह से सलाह लेनी चाहिए कि किस तरह वो पाकिस्तान की डूबती बर्बाद होती अर्थव्यवस्था जिसका दिवाला निकल रहा है उसको बचाए। तो मनमोहन सिंह ने वो क्यों कहते हैं कि 1991 में वो कर दिखाया था जो असंभव था। हिंदुस्तान का खजाना खाली हो गया था, पेट्रोल खरीदने के लिए देश के पास पैसे नहीं थे, और तब मनमोहन सिंह ने जो अपनी नीति लाए उससे हिंदुस्तान को चंद्रशेखर जी की सरकार के समय में देश का सोना गिरवी रखकर, ये आरोप चंद्रशेखर जी पे लगता था, लेकिन चंद्रशेखर जी ने कोई जो सोना गिरवी रखा वो कोई अपने घर की पार्टी के लिए नहीं खरीदा, उन्होंने कोई अपना हवाई जहाज नहीं खरीदा 8,000 करोड़ रुपए का, उन्होंने कोई ये नहीं किया मैं सेंट्रल विस्टा बना रहा हूँ। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सोना गिरवी रखा और वो सोना हिंदुस्तान में वापस भी आया। तो ऐसी हालत में उस मनमोहन सिंह ने, जिसके लिए जो है आप देखें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज में उनके नाम पर एक पीठ बनी हुई है। मनमोहन सिंह को आज भी आपको बड़ा आश्चर्य होगा 17 लाख रुपए अपनी जो किताबें उन्होंने लिखी हैं उसकी रॉयल्टी आती है, और 17 लाख रुपए से ज़्यादा उन्होंने जिन जिन पदों पे काम किया है, एक अकेला ऐसा आदमी है जो प्रोफेसर भी रहा, जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी रहा, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर भी रहा, जो देश के वित्त मंत्री का जो है सलाहकार भी रहा, जो देश का खुद वित्त मंत्री भी रहा, और जो देश का प्रधानमंत्री भी रहा जी। कोई ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद जिसके पास इतना हुनर, इतनी तहजीब, इतना ज्ञान और इतना उसका जो है देश के प्रति प्रेम था कि उसने जो है देश को कई बार संकटों से उबारा। 2008 में जब पूरी दुनिया में मेल्टडाउन हो रहा था, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, आपको सबको याद है कि बैंक अमेरिका के डूब रहे थे, स्विट्जरलैंड के बैंक डूब रहे थे, तब मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को इस तरह सुधारा कि उसका पता ही नहीं चला लोगों को, और उस मनमोहन सिंह को गाली दी जाती है। और वो मनमोहन सिंह इतने चतुर हैं, इतने यानी मितभाषी हैं, लेकिन उन्होंने जब मोदी जी ने देश में अपनी एक सनक के पीछे
आप कहिए कि उन्होंने नोटबंदी कर दी थी, तब उन्होंने कहा था इट्स ए प्लंडर, ये जनता के पैसे की लूट है और बर्बादी है। तो आप ऐसी हालत में समझिए कि आज की ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जिनको मोदी सरकार रोज़ पढ़ पढ़ के बताती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, दरअसल देश जो है विकास के रास्ते पर आज के दिन पाकिस्तान से पीछे है, बांग्लादेश से पीछे है, नेपाल से पीछे है। और हमारी हालत जो है, अगर हम कर्ज की बात करें तो आज के दिन जिस दिन हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान की जीडीपी का, जिसके बारे में मोदी सरकार आज ही कह रही है कि हमारी जीडीपी दुनिया की सबसे तेज है, और जिसके बारे में मैंने बताया आंकड़ों से कि वो 5वें नंबर की है, लेकिन उसमें आज कर्ज जो है हमने अपनी जीडीपी से 101% ले लिया है, ज़्यादा कर्ज ले लिया। जबकि मनमोहन सिंह के टाइम पे देश में जो है जो कर्ज था वो 55 लाख करोड़ का था, आज उसका 4 गुना, मैंने आप 4 गुना शब्द पहले भी बोला था जी कि 12 लाख से 48 लाख हमारा जो है बजट हो गया। और हमारा कर्ज मोदी जी के वजह से जो उस समय 55 लाख करोड़ का था वो आज जो है 198 लाख करोड़ आगे बढ़कर हो गया है, और हमारा कर्ज भी 4 गुना हो गया। लेकिन सर फिर देश में बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगातार बढ़ रहा है, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं और लोगों के मकान भी मोदी सरकार बनवा रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में, तो वो सब भी तो बन रहा है, उस सब में पैसा तो खर्च होता ही है। पहले नहीं बना था देश में, देश में सन्नाटा था। भाखड़ा डंगल डैम कब बना, नागार्जुन सागर बांध कब बना? हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे बड़े बांध बने, 165 बांध। हिंदुस्तान में भिलाई स्टील प्लांट हुआ, राउरकेला स्टील प्लांट हुआ। हिंदुस्तान की सेना ने जो है अपने हवाई जहाज बनाए, टैंक बनाए। तो हमने कौन सी चीज़ थी जो हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह की सरकार तक 2014 तक नहीं बन रही थी? मोदी जी के राज में कौन सी नई चीज़ बनी है, कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगी है जिसको आप कह सकें कि जो पहले नहीं थी और अब हमने बनाई है? मोदी जी ने चीज़ों में सुधार इसलिए किया क्योंकि तकनीक बढ़ रही है। मैंने कहा आपके पिताजी लैम्ब्रेटा में घूमते थे क्योंकि उस समय लैम्ब्रेटा स्कूटर आता था। तकनीक जो साइंटिस्ट की थी वो लैम्ब्रेटा स्कूटर की थी। आज जो है मैं आप जैसे आप कहते हैं हीरो होंडा है या पल्सर है या और दूसरी गाड़ियाँ हैं, उनके जो उनमें तकनीक का जो सुधार हुआ है या इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, उसकी वजह से देश में और दुनिया में साइंस की तरक्की की वजह से हम आगे बढ़े हैं। लेकिन हमारा वो पूरा नारा क्या है? हमने मंदिर बनाया है। हम मंदिर के लिए हमने पूरे देश को तबाह कर दिया है। एक राम मंदिर बनाकर, एक बड़ी उपलब्धि बनाकर, वो नहीं कहता कि वो उपलब्धि गलत है। आपको स्पेशल मंदिर से कुछ चिढ़ है सर? मेरे को घूमते आते हैं मंदिर पर आ जाते हैं। मेरे को बड़ी चिढ़ है। मेरे को चिढ़ यह है कि मैं राम जी की जो फोटो देखता हूँ, मूर्ति देखता हूँ, तो मुझे उसमें कोई आकर्षण नजर नहीं आता। मैं हर आदमी जो राम मंदिर इतनी जीवंत मूर्ति है, जीवन आपको मैं आज कह सकता हूं कि जो मूर्ति बांके बिहारी की है, जो आपका ध्यान आकर्षित करती है, जो तिरुपति बालाजी की है, जो आप अगर केरल चले जाएं तिरुवनंतपुरम में, जो वहाँ पर जो लेटे हुए विष्णु जी की मूर्ति है, उसमें जो आकर्षण है, वो जो रामलला की मूर्ति बनाई है, उनको मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे वो काले राम नज़र आते हैं और मुझे लगता है कि जैसे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वो पुत्र है, वैसा ही चेहरा, वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, और उसमें कोई आकर्षण नहीं है। आंखें होती हैं जो किसी मूर्ति के अंदर प्राण पैदा करती हैं। और मेरे को हर मूर्ति में आप किसी भी आदमी को देखेंगे तो 3 चीज़ें आपको याद रहेंगी। एक तो उसकी आंखें, एक उसकी नाक का ये हिस्सा, और उसके होठ। बाकी आप सारा चेहरा भूल जाते हैं। इस मूर्ति के ये तीनों अंग किसी को आकर्षित नहीं करते, किसी को। मैं 144 करोड़ लोग नहीं, मैं 600-700 करोड़ लोग जो दुनिया में उनके अभी सर 6-7 हज़ार लोग नीचे कमेंट नहीं कर देंगे आपकी वीडियो पे कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है तो भाई अपने बेटे का नाम राम रख लो। कौन रख रहा है अपने बेटे का नाम आज के दिन? सर मेरा नाम तो राम है, इकराम नाम है मेरा। इकराम जब ये मूर्ति नहीं बनी थी, तुम उस समय राम की जो है जो श्रद्धा थी वो अलग थी। आज के ज़माने में 2 नाम कोई नहीं रखता अपने बच्चे के। ना वो राम रखता है, ना वो लक्ष्मण रखता है, और ना वो नरेंद्र रखता है। जिस आदमी के फैन होते हैं ना, आपको याद होगा इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, जब उनका युद्ध चल रहा था अमेरिका से, तो हर घर में अपने मुसलमानों में हर दूसरे बच्चे का नाम सद्दाम था। होता है ना। कितने लोग, मेरा नाम रविंद्र कुमार है, तो मैंने क्यों रखा? रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो लोग नाम रखते हैं।
मोदी जी के नाम पर आप बता दो किस बच्चे का नाम, अभी किसी भी स्कूल में चलो एट रैंडम और आप बता दो जी ये पहली से 10वीं क्लास तक के बच्चों में किसका नाम नरेंद्र है, आपको मिलेगा ही नहीं। इसे नहीं मिलेगा क्योंकि मोदी जी उम्मीद नहीं जगाते। कोई औरत नहीं चाहती कि मेरी बेटी को नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, कोई लड़की नहीं चाहती मेरा पति नरेंद्र मोदी जैसा हो। आप बता दो, उसके सामने एकदम जसोदा बहन का चेहरा आ जाता है कि ये तो छोड़ के भाग जाएगा। और वही काम राम जी ने किया था, राम जी भी छोड़ के भाग गए थे और सीता को 2 बार छोड़ा उन्होंने। सीता को 2 बार पति का वियोग का सामना करना पड़ा। तो ऐसे पति को मैं एक शादी में गया, किस्सा बताता हूँ। तो होता क्या है कि जब वरमाला डलती है तो वो राम धुन का एक बजा दे लेते हैं, घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं और आ गए राम, वो एक होता है। तो मैंने वहाँ पर एक शादी में बड़े प्रसिद्ध जो इंडस्ट्रीज की बेटी की शादी थी, मैं जो वहाँ कोरियोग्राफर था, मैंने कहा भाई तुम ये बजा रहे हो, ये तुम क्यों बजा रहे हो? कहते हैं इस लड़की का भाग्य जो है सीता की तरह होना चाहिए। सीता और राम की जोड़ी बड़ी आदर्श थी। मैंने कहा भाई इस लड़की का भाग्य अगर सीता जैसा होगा तो जीवन भर दुख पाएगी, राज नहीं मिलेगा इसके पति को। फिर जब ये जाएगी तो इसे रावण उठा के ले जाएगा, फिर जब दोबारा आएगी तो इसको आग पे जलना पड़ेगा, फिर इसको लकड़ियों पर अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर इसके बाद इसका पति कहेगा जब तू गर्भवती है तो मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, फिर जंगल में रहेगी। और फिर जब अंत इसका आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, जमीन में समाना होगा। तो भाई तू इस लड़की का भाग्य अगर सीता की तरह करना चाहता है तो तू इसका शुभचिंतक नहीं है, दुश्मन है। और उसके बाद जो है मैं आपको कह रहा हूँ किसी भी हिंदू शादी में अब जो है वो धुन नहीं बजाई जाती। 1.5 साल पहले की बात है, मैंने सबको बताया। तो बात फैलते 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 फैली और अब कोई नहीं कहता कि वरमाला हो रही है तो राम जी वाली धुन बजा दो, किसी की हिम्मत नहीं है बजा दे। नहीं सर, अब तो स्टेज से नारे लग रहे हैं जय श्री राम। कई शादियों में देख चुका हूँ। अरे भाई मैं तो बर्थडे में गया, मैं एक जन्मदिन में गया, वहाँ वो जय श्री राम के नारे लग रहे थे। शादी हो रही थी तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो ये तो कई बार होता है, कुछ दिमाग में कई लोगों को कुछ चीजें बैठ जाती हैं। वो खैर हम वापस इसी पे आते हैं आपके जीडीपी पे। लेकिन सर मीडिया में जो हल्ला मचा हुआ है कि देश ने इसने तरक्की कर ली और 2024 में तो अगर एक बार और मोदी जी 400 लेकर आ गए तो फिर तो सब कुछ ही एकदम राम में हो जाएगा। देश ने एक चीज में बड़ी तरक्की की है, झूठ बोलने में, बेईमानी में, फर्जी अपना जो है प्रचार करने में, झूठ को सच बनाने में, इसमें हमने बड़ी तरक्की की है। लेकिन असलियत यह है कि हिंदुस्तान का जो आदमी हिंदुस्तान से बाहर विदेश में चला गया है उसे 2 मिनट में फ़र्क नज़र आ जाएगा कि हिंदुस्तान की हालत वहीं की वहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा बदतर हो गई है। हमारी आज हाई कोर्ट ने ही कहा है कि लोग जो है इतने जो है शैतान हो गए हैं कि वो इंडिया गेट पे भी हो सकता है मकान बना ले। इंडिया गेट की जगह पे अभी लेटेस्ट खबर यही है। जी। तो आप समझिए देश में कानून व्यवस्था का राज बिल्कुल खत्म हो गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस पे ताकत है वो हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, विपक्षी नेता हो, कुछ भी खरीद सकता है। और इस सरकार में अब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही, बुलडोजर राज है। जिसका घर तोड़ना हो कहो कि पहले जैसे कहते हैं ना कि गिव ए डॉग बैड नेम एंड हैंग हिम, पहले कहो ये बदमाश है, इसके खिलाफ ये FIR है, इसका घर गिरा दो। अभी आपने देखा नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में बैठा जी, उस रेड माइनर का जिसने 25 लोगों की जान बचाई जी। उसका घर कल ही गिरा दिया। अब कह रहे हैं हम तेरे को दूसरा घर दे देंगे। भाई पहले जो है जिस आदमी, अच्छा इतनी किरकिरी हुई, मैं कल ग्राउंड पर ही था, आज भी मैंने उसकी वीडियो डाली है सर। क्या दिखाया नहीं था वीडियो को, पता नहीं था एक आदमी जिसने अपने देश के लिए जान लगा दी, PM से लेकर CM से लेकर तमाम बड़े बड़े चैनल से उसे नवाजा और फिर उसका मकान तोड़ दिया, और वो भी अकेले का। इस देश ना इधर का टूटा ना इधर का। इस देश में कोई किसी को नहीं जानता, सिर्फ मोदी जी को जानता है। मेजर शैतान सिंह का जो पूरा का पूरा स्मारक है सीमा पर, उसे चीन ने तोड़ दिया, हमारे किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। और रेड माइनर का घर तोड़ दिया है तो कुछ मीडिया वालों ने दिखाया है, लेकिन ना कोई इस देश का आदमी उस रेड माइनर का नाम जानता है, ना मेजर शैतान सिंह का जानता है, अब्दुल हमीद का जानता है। इस देश में अब किसी का नाम नहीं है, सिर्फ एक आदमी की फ़ोटो है। पेशाब करने जाओगे तो मोदी जी की फ़ोटो, पेट्रोल भरवाने जाओगे तो मोदी जी की फ़ोटो, आप आटा खरीदने जाओगे तो मोदी जी की फ़ोटो, आप जो है पोस्ट ऑफिस जाओगे तो मोदी जी की फ़ोटो, सड़क पे निकलोगे तो मोदी जी की फ़ोटो। तो मुझे लगता है कि मोदी की शक्ल देखते ही आदमी का दिमाग बंधा जाता है कि हे भगवान, ये आदमी कब पीछा छोड़ेगा मेरे दिमाग का, मेरे देश का। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे एनालाइज के लिए। अपने GDP से लेकर जो शुरुआत की थी और राइट माइनर्स पर आकर ये पूरी अपनी स्टोरी कंप्लीट की है।
तो आप दर्शकों पर छोड़ देते हैं। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रणधीर से मिलते रहें। अब मौसम खुल चुका है सर्दी के बाद, तो लाइव तो मिलेंगे आपके सामने कल फिर। तो तब तक ले दीजिए इजाज़त।